गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के सेकंड चैप्टर की स्टडी करेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर के बारे में स्टडी किया है। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवीयता का अंत यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। फर्स्ट चैप्टर में शीत युद्ध में हमने देखा कि शीत युद्ध के समाप्त होते होते विश्व में एक नई शक्ति उभर कर क्या आई, सामने आई, यानी कि यूएसए जो है शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में सामने आया और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कमज़ोर राष्ट्र बना और वो हार गया, कमज़ोर हो गया और वो कोलैप्स हो गया, उसका विघटन हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे जो है द्विध्रुवीयता यानी कि बाइपोलैरिटी कोलैप्स हो गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इसमें इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दूसरी दुनिया के विघटन के कारण और परिणाम, यानी कि द काउजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसका टॉपिक होगा यूएसएसआर के पतन के बाद विश्व में क्या क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे भारत और सोवियत संघ, इंडिया एंड यूएसएसआर के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में ही हम लोग जो सोवियत संघ के लास्ट प्रेसिडेंट थे यानी कि मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उनका जो योगदान था सोवियत संघ को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए और क्या वो सक्सेसफुल हो पाए, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग 1945 में शुरू हुए शीत युद्ध की बात करेंगे जो लगभग 45 वर्षों तक चला, जिसके हम लोग कई कारणों को भी हमने देखा कि शीत युद्ध को और भी ज़्यादा क्या कर रहा था, भड़का रहा था और भी तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण हम लोगों ने देखा बर्लिन का संकट, बर्लिन क्राइसिस, जो कि 1961 में हुई थी। और इस बर्लिन क्राइसिस में क्या किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन में दीवार खड़ी कर दी गई थी और 1989 में इस दीवार को तोड़ भी दिया गया, यानी कि वहाँ की जनता ने इस दीवार को क्या कर दिया, तोड़ भी दिया। इस दीवार के गिरते ही बहुत परिवर्तन हुआ था और दूसरी दुनिया का भी पतन इसी के साथ हुआ था। मतलब कि जो दीवार गिरी और वो फिर से वो बर्लिन एक हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है जो कि सोवियत संघ का विघटन का कारण बना और दूसरी दुनिया का पतन हुआ और शीत युद्ध भी इसके साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो एकीकरण हुआ जर्मनी का, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो इसको हम लोगों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो यूएसएसआर के बारे में कि क्या था, सोवियत संघ क्या था, कैसे कोलैप्स हुआ, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सोवियत प्रणाली के बारे में देखना है, यानी कि सोवियत सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोवियत सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ सोवियत सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं व्यवस्था सही नहीं होती और व्यवस्था को ठीक किया जाता है, चाहे वो क्रांति के द्वारा हो या आंदोलन के द्वारा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी हम लोग जिसे कहेंगे। तो ये था क्यों, था क्या और क्यों हुआ था, क्या कारण थे इसके होने के, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो रूस में जो क्रांति हुई थी उसका आधार था समानता, यानी कि इक्वालिटी, लोगों के बीच लाना, क्योंकि वहाँ कमज़ोर वर्ग और भी कमज़ोर होता जा रहा था, गरीब होता जा रहा था और अमीर वर्ग और भी ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। इसलिए बस इस असमानता को ही, इनइक्वालिटी को ही क्या करना था, चेंज करना था। और इसी को चेंज करने के लिए ही 1917 या 1917 में बोल्शेविक क्रांति या बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था। और इसमें हम लोग देखेंगे इस क्रांति के होने के पूर्व रूस में जार निकोलस का शासन था, जो कि आम जनता को क्या कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, यानी कि उनका शोषण करता था, उनको प्रताड़ित करता था। इसलिए इस क्रांति का उद्देश्य ही था कि इस प्रकार के शासन को खत्म करना और समाजवादी गणतंत्र यानी कि सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना
करना। अब हम लोग देखेंगे कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। रूस में दो दल थे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन कर रहा था और मेंशेविक दल का नेतृत्व कांस्काई कर रहा था। बोल्शेविक दल सरकार की गतिविधियों से असंतुष्ट थी, यानी कि खुश नहीं थी, क्योंकि जो पूंजीवादी वर्ग कहेंगे या वहाँ के राजा कहेंगे या जो अमीर लोग थे, वो वहाँ के लोगों की निजी संपत्ति उनके पास थी, जो कि उनके पास नहीं होनी चाहिए थी, और वो पूंजीपतियों के पास उनकी ज़मीन थी और वो उसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने किया। संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा जो था पूंजीपतियों के पास ही होता था, साधारण जनता के पास कुछ भी नहीं होता था, ना ही उनके लिए इसका कोई इस्तेमाल किया जाता था। देश में कृषकों एवं श्रमिकों ने बोल्शेविक दल का क्या किया, साथ दिया, जिसके फलस्वरूप लेनिन के नेतृत्व में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लेनिन क्या था, बोल्शेविक दल का नेतृत्व करने वाला था, तो उन्हीं के नेतृत्व में 1917 में श्रमिकों की जीत हुई और बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में जार के शासन को भी खत्म किया। और जार का शासन खत्म हुआ, यानी कि वहाँ पर क्या हो गया, फिर से समाजवादी राज्य की स्थापना हुई, यानी कि विश्व में पहला समाजवादी राज्य का गठन किया गया था। फिर हम यहाँ देखते हैं कि 1917 में समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। बोल्शेविक क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, जिसका उद्देश्य था समता मूलक समाज की स्थापना करना, एगैलिटेरियन सोसाइटी को स्टैब्लिश करना, जिसके अंतर्गत शोषण व किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, कैसे सोवियत सिस्टम या सोवियत व्यवस्था की वहाँ पर स्थापना की, समानता की स्थापना की। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोवियत प्रणाली में जब समानता की स्थापना हो गई, फिर क्या उसकी विशेषता थी, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था जो थी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। तो यहाँ पर हम लोग कई ऐसी विशेषताओं को देखेंगे कि ऐसी विशेषताएं थी जो उनकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी या कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो काफ़ी अच्छे किस्म का था। इनके पास ऊर्जा के भी काफ़ी अच्छे संसाधन थे। तो हम कह सकते हैं कि इनके पास काफ़ी अच्छा उद्योग था, जिसमें तेल हो या लोहा हो या मशीन, जिससे खनिज काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर उद्योग की स्थापना की जा सकती है और उद्योग के माध्यम से वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सुधारा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी काफ़ी अच्छी सुविधा थी। सोवियत प्रणाली के साथ दूर दराज यानी कि रिमोट एरियाज़ के लोग भी क्या थे, आपस में जुड़े हुए थे। वो कारण क्या था, केवल और केवल यातायात के साधन या ट्रांसपोर्ट जिसको। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब शुरुआत में ही सोवियत प्रणाली आई थी, तो सभी का जो न्यूनतम जीवन स्तर था वो सुनिश्चित कर दिया गया था, यानी कि निश्चित कर दिया गया था। सरकार सभी की बेसिक नीड्स यानी जो ज़रूरत होती है उनकी, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल करना, भोजन की व्यवस्था करना आदि जो जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत ही सस्ते मूल्य पर क्या हो रही थी, वहाँ की जनता को उपलब्ध कराई जा रही थी। तो वहाँ की जनता भी क्या थी, खुश थी इस प्रणाली से। इसलिए वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो उसको मजबूत करने में ये भी एक कारक रहा है, सहायक रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये अच्छी अर्थव्यवस्था के कारण ही क्या हो रहा है, लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, घरेलू उत्पाद यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सोवियत प्रणाली का जो घरेलू उत्पाद जो था वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग क्या करें, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि वहाँ पर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर घरेलू उत्पाद इतना ज़्यादा था कि एक पेन से लेकर के कार, हर पार्ट्स तक सोवियत संघ के अंदर ही क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है।
और इनके चीज़ों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जो कि दूसरे देशों में भी क्या किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पर कोई भी बेरोजगारी नहीं थी, कोई भी बेरोजगार नहीं था, सभी के पास रोजगार उपलब्ध थे। तब जब वहाँ पर जहाँ लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ही होगी। तो ऐसा ही सोवियत संघ के साथ भी हुआ था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमेरिका के साथ खड़ा था, अमेरिका के साथ लड़ रहा था। पर समय में बदलाव होता है, कैसे क्या बदलाव हुआ और सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।